Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss chapter number 9, जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से. तो चैप्टर नंबर 9 को आज हम थ्योरिकली डिस्कशन करते हैं चैप्टर नंबर 9 पर कि चैप्टर नंबर 9 क्या चीज़ है, तो उसमें क्या क्या चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं. तो चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. Accounting for non-trading organization. जी sure. Accounting for non-trading ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9. सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं मीनिंग. तो मीनिंग में हम जब पढ़ेंगे तो उसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं. जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मेन मोटिव ही होता है सर्विस. उनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस. दो प्रकार की आपके ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिंग जो बिजनेस करेगा, बेचेगा, खरीदेगा, और प्रॉफिट, उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट. तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मींस जो क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करवाएगा और उसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, उसे कहते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. थोड़ा सा उसके बारे में अगर लिखना चाहो तो उसमें लिख सकते हो, इट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन whose sole aim is provide service. sole aim यानी एक मात्र उसका एम है प्रोवाइड करवाना. क्या? सर्विस. सर्विस प्रोवाइड करवाना टू द सोसाइटी. सोसाइटी को, सोसाइटी यानी समाज. समाज का मतलब हम सभी को, क्योंकि हम सभी किसके अंग हैं? समाज के. टू द सोसाइटी. और प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. और प्रमोशन यानी बढ़ावा देना किसको? आर्ट्स को, किसी प्रकार की कला को, कल्चरल किसी प्रकार की संस्कृति को, स्पोर्ट्स खेल कूद को बढ़ावा देना किसका काम है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का. इसका दूसरा नाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं. ट्रेडिंग की जगह किसका नाम आ सकता है? नॉन प्रॉफिट. एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. और इसका मेन मोटिव अर्न प्रॉफिट करना नहीं है. तो ये इसका मीन्स है. तो मीन्स में आप लिख सकते हो, इट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन whose sole aim is to provide service to the society or promotions of art, culture and sports etc. and not to earn profit. ये है मीन्स किसके? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के. हमारे आसपास में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं. जैसे इसमें भी हम 4 एग्जांपल्स लिख सकते हैं. जैसे 4 एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल, और ये जो एजुकेशन ट्रस्ट की है, एजुकेशन संस्थाएं जितनी भी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सारे क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एक हमारे लॉन्स क्लब का वो लगता है कैंप, वो कौन सा है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है. उस कैंप में लोगों की सेवा की जाती है और बहुत कम कीमत पे की जाती है, जबकि प्राइवेट उसमें जाए हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है. तो ये सारी जो हमारे आसपास में, जैसे गौशाला है, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. यानी वहाँ क्या हो रही है? गायों की सेवा हो रही है, लोग पैसा लगा रहे हैं और उस पैसे से उनकी अच्छी खासी देखभाल हो रही है. प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खोल रखी उन्होंने कि हर चीज़ बेचेंगे. हर चीज़ नहीं बेचते. हाँ, नॉर्मली दूध इतना पैसा में बेचते हैं कि कम से कम उनका जो डेली का वर्क है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए. जैसे दूध निकालने वाले आ रहे हैं या और कोई वर्कर आ रहे हैं, उनका वर्क पूरा हो जाए. बाकी इतना चौड़ा लंबा जो काम है वो कैसे हो रहा है? सब चंदे से, सब्सक्रिप्शन से, ठीक है ना, डोनेशन से, इनसे. तो ये इसका मीनिंग है. नेक्स्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता क्या है? तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हैं, नंबर फर्स्ट, मेन एम इज सर्विस. इसका मेन एम ही क्या है? सर्विस. या अगर इसको दूसरा नाम बोले तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं?
यानी सेवा के लिए बनाया गया संगठन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी सेवा के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी इसकी जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की है वो इसकी जो अस्तित्व है वो क्या है, सेपरेट है। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट का मतलब है इसके जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको बनाया, बाय द वे मेंबर कुछ चले भी जाते हैं तो इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नए मेंबर बन जाएंगे, वो उसको चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली किसी ने एक ने अपना पर्सनल कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है वो सारे कुछ इधर उधर हो जाए तो वो बिजनेस क्लोज हो सकता है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करेंगे, दूसरे हैंड ओवर कर लेंगे। आज जैसे कोई भी संस्था है, कोई भी ट्रस्ट है, उसको कोई चला रहा है, बाय द वे वो उससे हट जाए तो क्या वो ट्रस्ट बंद हो जाएगा, नए ट्रस्टी बन जाएंगे, नए मेंबर्स बन जाएंगे जो उसको चलाएंगे, जिनको है कि हम सेवा करना चाहते हैं इसकी तो सेवा करेंगे। तो इसकी सेपरेट एंटिटी है। थर्ड है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। बाय द वे ऐसे तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, सर्विस के लिए है, लेकिन कुछ तो वो थोड़ा बहुत पैसा लेती है और बाय द वे उससे उसको प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, कुछ पैसा बच जाता है, तो वो इसके मेंबर्स में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि उसमें प्रॉफिट के लिए तो होता है और प्रॉफिट डिवाइड भी होता है। और सर्विस की क्या होता है, उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट, लेकिन डिवाइड नहीं होगा। जैसे आज कोई भी संस्था है, जैसे हमारे आदर्श बाल निकेतन ट्रस्ट है, उसमें फीस तो ली जा रही है, फीस तो आ रही है, लेकिन ये फीस से अगर कोई कुछ पैसा बचता है तो डिवाइड नहीं होगा मेंबर्स में, क्या होगा, स्कूल में ही वापस लग जाएगा, स्कूल में कोई भी चीज बना सकते हैं वो। नंबर फोर्थ है मेजर सोर्स ऑफ इनकम इट्स सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस। तो जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई तो उसके सोर्स कहां से होंगे, सोर्स का मतलब पैसा कहां से आएगा, तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि इसका मेन जो सोर्सेज है, और अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेन सोर्सेज क्या हैं, तो मेन सोर्सेज क्या है इसके, सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशन, चंदा देना या दान मिलना, ये इसके क्या है मेन सोर्सेज। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी की, वापस से रिपीट कर रहा हूं, फटाफट लिख लेना। मैन एम इज सर्विस, नंबर सेकंड सेपरेट एंटिटी, नंबर थर्ड सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर, और नंबर 4 है मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस। ये इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आता है इसका टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमेशा ऐसे कॉलम बना लिया करो आप लोग, ऐसा नंबर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और फिर जितना भी आपका पार्ट बचता है कॉपी का उसको 2 पार्ट में डाल दो, एक में लिख देना ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक में लिख देना नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे हमेशा डिफरेंस ऐसे लिखना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम छोटा सा बना सकते हो। तो अब इनके डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, आप क्लियरली उसको सुनते जाओ। नंबर फर्स्ट है मैन मोटिव। इसका जो मैन मोटिव क्या है, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मैन मोटिव क्या है, अर्न प्रॉफिट, जबकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मैन मोटिव क्या है, प्रोवाइड सर्विस। ये प्रोवाइड करवाएगा सर्विस और वो क्या करेगा, अर्न प्रॉफिट। नंबर सेकंड ओनरशिप, ओनरशिप का बेसिस, नंबर सेकंड है ओनरशिप। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप किसकी होगी, प्रोप्राइटर्स की, ओनर्स की, मालिकों की, जबकि उसमें किसकी होगा, सब्सक्रिप्शंस टू मेंबरशिप, जो सब्सक्राइब्ड होंगे उसके जो मेंबर होंगे वो उसको चलाएंगे, उसमें मेंबर्स होते हैं। यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या कहलाते हैं जो उसमें शामिल होते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो शामिल होते हैं वो कहलाते हैं प्रोप्राइटर्स, ओनर्स, जबकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेंबर्स, क्योंकि वो क्या नहीं है, उसके ऑनर नहीं है, चेंज हो जाएंगे कभी भी मेंबर, कभी भी वो ट्रस्ट चेंज हो जाएगा, दूसरे ट्रस्टी बन जाएंगे। थर्ड है फाइनेंशियली स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनाती है, तो एक तो बनाती है ट्रेडिंग जिसमें वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की कैलकुलेशन करती है, एक करती है प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें वो क्या करेगी,
नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कैलकुलेशन करेगी, यानी अपना परफॉर्मेंस बताएगी मैंने क्या कमाया। और नेक्स्ट है बैलेंस शीट, जिसमें वो अपनी पोजीशन बताएगी मेरी पोजीशन क्या है। वैसे ही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट की, कैश का क्या ट्रांजेक्शन रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेरा क्या सरप्लस या क्या डिफेक्ट रहा। सरप्लस बोलेंगे यहाँ प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट का नाम तो होता है बंटवारे के लिए, जबकि सरप्लस होता है कि कुछ बचा है वापस लग जाएगा। और एक बनाएगी बैलेंस शीट, यानी इसकी पोजीशन कैसी है। पोजीशन क्यों चाहिए? ताकि इन फ्यूचर में क्या मिलता रहे, डोनेशन। और नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि इसमें नहीं होगा। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन मेंबर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस के बाद में हमारा टॉपिक आता है बुक्स। इसमें कौन कौन सी बुक्स हम रखते हैं? तो एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली 3 बुक्स रखती है। मेन जो उसकी बुक्स हैं वो 3 हैं। उनमें फर्स्ट है कैश बुक, क्योंकि ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेन बुक जो है वो कौन सी है? क्योंकि फर्स्ट बात एक तो ये है क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, यानी इसकी जो भी चीजें हैं वो बहुत ही कम रेट की है, तो वो क्रेडिट क्यों करे? क्योंकि जैसे हम पर्चियां कटवा के लाते हैं ना कहीं, जैसे रानी सत्ती के आगे वो लग रहा है आपका ये, हाँ ओस धाले, उसमें 5 रुपए की पर्ची पहले कटाओ फिर वो देखता है, ठीक है ना। और प्राइवेट में जाओ तो हो सकता है पहले चाहे पर्ची मत कटाओ, वो तो एक बार क्या कहेंगे, इसको पकड़ लो ताकि जाए नहीं, और फिर लेंगे इससे पैसे, लाख ला 2 लाख ला, नहीं तो ये तो गया। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनका तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट स्कूल, प्योर प्राइवेट स्कूल हो सकती है, वो क्या कहेगी एडमिशन ले लो, फीस तो आती रहेगी, लेकिन बाद में कहेंगे ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, लाओ पैसे। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहेगी, पहले पैसे जमा कराओ फिर एडमिशन होगा, क्योंकि उनको पता है बाद में नहीं देंगे तो मांगेगा कौन, क्योंकि वो किसी की है तो है नहीं, किसी पर्सनल किसी की है क्या कि उसके चोर, वही बात जिसके लगती है उसी के दर्द होता है, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन किसी का है ही नहीं, कौन मांगेगा उसके लिए। और जबकि प्राइवेट के लिए तो मांगने वाले हैं उसके ओनर। तो यहाँ पहले काम होता है, तो इसका सबसे मेन बुक ही क्या है, कैश बुक। सारे ट्रांजेक्शन किसमें होंगे, कैश में। ये देते भी कैश में है और लेते भी कैश में है, यानी काम क्रेडिट का तो रखते ही नहीं है, माइनर कोई भूल चूक से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो क्रेडिट नहीं करते। दूसरी इनकी बुक्स होती है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर का मतलब है इन्होंने जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए जो भी चीज खोली है, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन को लेके कुछ हो, या कोई अदर कल्चर एक्टिविटी हो, तो वो उनके लिए क्या रखेंगे, कुछ ना कुछ सामान रखेंगे, और वो सामान ही क्या है, उनका स्टॉक। तो उसका एक रजिस्टर रखते हैं कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट है स्टॉक रजिस्टर जरूर रखेंगे स्टॉक रजिस्टर में, ताकि ये पता चले इनको क्या तो इनके पास है, क्या इनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी कोई आ जाए कि हाँ भाई मैं डोनेशन करना चाहता हूँ, आपको किस चीज़ की जरूरत है, तो आप तुरंत स्टॉक दिखाओगे, हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें और चाहिए, आप हमें प्रोवाइड करवा दो। अगला प्रोवाइड करवा देगा। जैसे आदर्श मान निकेतन में एक बार स्टेज नहीं था हमारे पास, तो एक बार ट्रस्ट आए और 1 करोड़ रुपए देके स्टेज बना गई। फिर स्मार्ट क्लास नहीं थी, आए स्मार्ट क्लास बना गई। अब की बार 2 साल पहले बोले कि आजकल स्कूलों में एसी लगने लग गई, हमारे पास छोटे बच्चों के लिए एसी नहीं है, एसी लगा दी, देखो सभी एसी पे नाम लिखे हुए हैं, ये इसने लगाई है, ये इसने लगाई है, एसीओ पे जिसने एसी लगाई है वो अपना एसी लगा रहा है। पंखे नॉर्मली पहले नाम लिखे होते थे, अब तो नए आने लगे, नहीं पहले देखो पंखे भी लगते थे ना, तो उन पे नाम थे सभी पे, सब पे नाम लिखाते थे, हर क्लास के बाहर नाम है, यानी जैसे जैसे चीजें चाहिए वैसे वैसे खुलती गई। हमें साइंस थी, यहाँ लैब चाहिए थी, तो एक दानदाता आया, उसने लैब बना दी, लैब के बाहर देखना एक पट्टी सी लग रही है, उसने लैब बनवा दी पूरी की पूरी, अब चाहे वो बंद है लेकिन उसने बनवा दी। तो यहाँ डोनेशन मिलता रहेगा। क्यों, आप ये बताओ आपको चाहिए क्या, और वो कैसे बता सकते हो, जब आपके पास रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर, ये चीजें मेरे पास हैं, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको हो सकता है डोनेशन मिल जाए। या आपको जो मेंबर सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं, मेंबर जो चंदा दे रहे हैं, उन चंदा का इकट्ठा करके आप कहोगे सबसे पहले ये काम करेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट में ज्यादा है, स्टॉक रजिस्टर। नंबर 3 है मेंबरशिप रजिस्टर। अब जो ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेंबर्स खूब लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, थोड़ा बहुत सेवा करे लोगों की, हर के माइंड में ये रहती है सेवा करें।
तो जुड़ेंगे तो मेंबर बनेंगे, और मेंबर बनेंगे तो बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। अब इतने सारे मेंबर्स है तो उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको बार बार इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या रखा जाता है, मेंबरशिप रजिस्टर रखा जाता है। और उस मेंबरशिप रजिस्टर में उनके सारे नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ होते हैं, और टाइम टू टाइम उनको क्या किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे आदर्श बाल निकेतन में वो होता है आपका एनुअल फंक्शन, तो पूछना कभी विशाल जी से, वो बहुत सारे ऐसे कार्ड लेके घूमते हैं, और आदर्श बाल निकेतन के जितने भी मेंबर्स हैं जो झुंझुनू के उनको तो पहुंचा के आएंगे, और जो झुंझुनू के बाहर हो वहाँ पोस्ट होगा कि भाई आप इसके मेंबर हो, इस ट्रस्ट के मेंबर हो, इस ट्रस्ट में ये प्रोग्राम हो रहा है, इस तारीख को हो रहा है, आप आना चाहो तो आप, क्योंकि मेंबर्स रजिस्टर होगा, नेम एड्रेस होंगे, कॉन्टेक्ट होगा, जब भी तो कर पाओगे, नहीं तो कैसे बताओगे, इसलिए मेंबर रजिस्टर। तो इस तरीके से इसमें 3 बुक्स जो मेन है वो कौन कौन सी है, कैश, स्टॉक एंड मेंबरशिप। नेक्स्ट है फाइनेंशियली स्टेटमेंट। तो इसके फाइनेंशियली स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बुक्स 3 हैं वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कितने हैं, 3 हैं। एक तो है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट एज ए कैश बुक जैसा होता है, आगे पढ़ेंगे भी। तो एक तो रखता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। सेकंड नंबर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या इनकम किया और क्या एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे। और नंबर थर्ड है बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, और पोजीशन का पता लगाएगा। तो इस तरीके से 3 बुक्स रखते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तब भी 3 है, 3 टाइप्स हैं, और तीनों टाइप्स के नाम हमें पता होना चाहिए। और अगर बुक्स बोले तब भी कितने हैं, 3 बुक्स हैं, और उनके बुक्स के नाम बोलेंगे। तो बुक्स अलग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है। तो इसमें डाल लेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, और रिसिप्ट और पेमेंट को बता देता हूं। तो लिखो इट इज कैश बेसिस अकाउंटिंग अकाउंट। इट इज स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इट इज ए क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन irrespective of either they certain to the current descending or सक्सेसिंग पीरियड। यानी जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट है, सिंपल सी बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो एक लाइन में लिख सकते हैं, वो है समरी ऑफ कैश बुक, खत्म बात। कोई बोले रिसिप्ट और पेमेंट क्या है, तो समरी ऑफ कैश बुक, बस समरी ऑफ कैश बुक है। इसका फॉर्मेट कैसा होगा, आपका जैसे पर्टिकुलर अमाउंट होता है, वैसे क्या होगा, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। अपने आप में कौन सी बुक है, ये समरी बुक है। इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि समरी बुक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट कैसे हो सकती है, तो समरी है। तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट कौन है, कैश बुक है। इसमें भी कैश के ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। थोड़ा सा अलग क्या है, इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन लिखा जाता है वो कितनी बार लिखा जाता है, सिर्फ एक बार। जैसे आपने सैलरी देनी है किसी को, तो साल में कितनी बार सैलरी लगती है, 12 बार। यहाँ सैलरी एक ही बार लिखी जाएगी, 12 बार में कितनी सैलरी थी। जबकि कैश बुक में जब जब सैलरी दी लिखना पड़ेगा, जबकि रिसिप्ट और पेमेंट में एक बार ही लिखोगे, 22 सैलरी इतने रुपए लगे, खत्म। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इसकी विशेषता क्या क्या है, तो इसकी विशेषता को लेके हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या विशेष है रिसिप्ट और पेमेंट में। तो रिसिप्ट और पेमेंट में जो विशेष है, इसका जो टॉपिक हमारा अब है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर फर्स्ट, इट इज नेचर ऑफ रियल अकाउंट। इसका जो नेचर है वो कौन से अकाउंट जैसा है, रियल। क्यों है रियल अकाउंट, क्योंकि कैश खुद कौन सा नेचर की होती है, रियल अकाउंट की होती है। कैश कौन से नेचर की होती है, रियल नेचर की। और ये किसकी समरी है, कैश की, तो इसका नेचर भी क्या हो गया, रियल नेचर। इसका नेचर है रियल अकाउंट जैसा। नंबर सेकंड, इट इज स्टार्टेड विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इसके अंदर जो स्टार्ट होगा वो ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक से होगा। यानी इसमें अलग कॉलम नहीं होंगे कैश बुक के जैसे 11th में पढ़ा था कैश बुक में कैश और बैंक। यहाँ कैश और बैंक दोनों को एक साथ लिखोगे, यानी एक ही कॉलम है उसमें लिखोगे टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक, यानी दोनों बैलेंस एक साथ। ठीक है, कैश एंड बैंक। नंबर थर्ड,
नॉन कैश आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, जो भी नॉन कैश आइटम है वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि कैश बुक की समरी है तो कैश के आइटम आएंगे। नंबर 4, इट हैज रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जैसे डेबिट और क्रेडिट होता है उसकी जगह इसमें क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड होगा। जैसे डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट साइड कौन सा होगा, रिसिप्ट, एंड क्रेडिट साइड कौन सा होगा, पेमेंट होगा, और खत्म। नेक्स्ट इसमें है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड कैश बुक। कैश बुक और रिसिप्ट पेमेंट में क्या डिफरेंस है, तो नंबर फर्स्ट है पीरियड। तो आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो कब बनता है, ईयर एंडिंग में, जबकि जो कैश बुक है वो क्या बनती है, डेली बेसिस। पहला डिफरेंस। नंबर सेकंड, एलएफ कॉलम, रिसिप्ट और पेमेंट तो क्या है, समरी है, तो एलएफ कॉलम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उससे तो लेजर बनेगी नहीं, लेजर तो रोज बनती है। तो एलएफ किस में होता है, कैश बुक में, कैश बुक में एलएफ कॉलम होता है। ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसिप्ट पेमेंट बनाती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जबकि कैश बुक दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ट्रेडिंग भी और नॉन ट्रेडिंग भी। ट्रेडिंग भी बनाती है और नॉन ट्रेडिंग, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग की है ही मेन बुक कैश बुक, तो कैश बुक दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कौन पार्ट नहीं है डबल एंट्री सिस्टम का, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जबकि कौन है, कैश बुक पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। ये इसके क्या हो गए, 4 डिफरेंसेस हो गए, और इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा कंप्लीट है। रिसिप्ट और पेमेंट का अगर अकाउंट्स देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से इसका अकाउंट बन जाता है। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, यहां नीचे लिख देना फॉर द ईयर एंडिंग, और जो भी डेट है। ये कौन सा साइड है, डेबिट, और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट। इस तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट। अब रिसिप्ट का मतलब है रिसीव होना, जितना भी रिसीव हो आपको सारा रिसिप्ट की तरफ लिख देना, और जबकि पेमेंट हो तो पेमेंट की तरफ। और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन लिखने हैं, कैश, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आते। दूसरा बैलेंस है, कैश का बैलेंस तो हमेशा कौन सा होगा, डेबिट होगा, कौन सा होगा, लेकिन बैंक का दोनों हो सकता है। सिर्फ बैंक बैलेंस बोले तो डीआर में ही लिखना है, लेकिन ओवरड्राफ्ट बोलते तो सीआर में लिखते हैं। अगर ऐसे आए ना, कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो टू बैलेंस बीडी कैश का और बाई बैलेंस बीडी, बीडी चलेगा ओपनिंग है, और बैंक का ब्रैकेट में लिख देना ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ताकि पता चले कि दोनों तरफ बीडी क्यों है, ये तो कैश का हो जाएगा, और फिर ओवरड्राफ्ट जिसमें लिखा है तो उसको पता है कि बैंक का ही ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश बुक का कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं होता। ऐसे, और जितना पैसा मिला इधर लिख दो, पेमेंट इधर लिख दो, जो डिफरेंस है वो बैलेंस सीडी हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी हो जाएगा। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन निकालना चाहिए तो एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं, देख लो न्यूमेरिकल फर्स्ट। लाएगा रजिस्टर और कोई मंडे को, ये ठीक ठीक ठीक, मंडे तक तो कंप्लीट कर दोगे ना पूरा, ठीक, मंडे हो गया, ऐसे चले गया। हाँ देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट है, फॉर्मेट आपने खींच लिया होगा, फॉर्मेट कर लिया होगा। फॉर्मेट बनाओ, बुक को रखो अपने सामने, हम डिस्कशन करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। सिर्फ डिस्कशन करेंगे, आप अपने आप बनाओगे, बड़ा इजी है।
फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट के ऊपर हेडिंग क्या होगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सी डेट डाल लोगे? 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 बनाओ। सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस दे रखे, दोनों बैलेंस किधर आएंगे? डीआर। ये बैलेंस दोनों एक साथ है तो कुछ ऐसे लिख लेना, टू बैलेंस बीडी, और अंदर लिख देना इसके कैश और बैंक। कैश का कितना है? 1000 और बैंक का 2000। ऐसे बस ये लो साहब, ऐसे लिख देना, टू बैलेंस बीडी कैश और बैंक। क्लियर है? अब अपने बुक्स में रखो सामने, मैं ओरली अपन इस पे डिस्कशन करते हैं, बताते जाओ कौन सा किस साइड आने वाला है। तो फर्स्ट है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, रिसिप्ट साइड लिखो, टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन कितना 1000 है? 30,000। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट लिखा हुआ है साफ साफ, लिखो टू लाइफ मेंबरशिप फी, टू लाइफ मेंबरशिप फी 5000। नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, किस में आएगा? रिसिप्ट। लिखो टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना 1000 है? 6000। नेक्स्ट है 7% इन्वेस्टमेंट परचेज, बाई की तरफ, क्योंकि क्या हुआ? पेमेंट, परचेज है तो पेमेंट है, तो लिखो बाई 7% इन्वेस्टमेंट, बाई 7% इन्वेस्टमेंट 15,000। रेंट पेड बाई रेंट 500। जर्नल एक्सपेंसेस बाई जर्नल एक्सपेंसेज 700। सैलरी पेड बाई सैलरी 800। हॉनोरेरियम पेड बाई हॉनोरेरियम, पेड है चुकाया है 2000। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स बाय, क्योंकि पैसा गया है, इनसे पैसे जाता है, बाय न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स कितना 1000? 3000। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, टू में पैसा मिला है तो लिखो टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। नेक्स्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग एट द एंड, नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, और जो बाकी है वो कैसे आएगा? तो आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, जबकि प्रीपेड आ जाता। एक्यूड नहीं आएगा, जबकि अनअर्ड आ जाएगा, ठीक है ना? तो लिखो नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, टू में टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और फिर बैलेंस क्लोजिंग दे रखी है, तो कैश का तो दे रखा है, तो जो अंतर की जो डिफरेंस की जो अमाउंट आएगी वो किस में आएगी? बैंक में। कुछ इस तरीके से लिख लेना, बाई बैलेंस सीडी कैश के कितने 1000 लिख दो? 6, और बैंक के
जो डिफरेंस आएगा। अब डेबिट प्लस कर लो, क्रेडिट माइनस कर दो, और वो माइनस करते टाइम उस 6000 को भी इंक्लूड करना, ठीक है ना। 6000 को इंक्लूड करते हुए माइनस कर दो, बताओ कितना आएगा। इसको माइनस कर दो, $10,150 आएगा। तो बैंक का बैलेंस आएगा 10,150 और बाहर चला जाएगा 16,150, और दोनों तरफ का जो भी आपका है प्लस वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस लिखा जाएगा, बैलेंस डी, जिसमें 6000 को शामिल करना है, याद रखना कि 6000 तो है ही अमाउंट। तो टोटल बैलेंस अंतर आएगा 16,150 का, जिसमें 6000 पहले से लिखा हुआ 10,150, खत्म। ऐसे आप कैश बुक, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बुक बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेल्फ कर लोगे, देखो कैसे है, बस फटाफट ऑरली बात कर लेते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। रिसिप्ट पेमेंट का फॉर्मेट कैसे देना, इसमें जो बैलेंस है वो लास्ट में दे रखा है, देखो ओपनिंग बैलेंस कैश, तो सबसे पहले लिख देना इसको टू बैलेंस बीडी, कितना 1000 है 2000। अब स्टार्ट हो जाओ, इधर आ जाओ, फी रिसीव्ड तो लिखना टू फी, और कितना लिखोगे एक साथ लिख देना 62,000, आउटस्टैंडिंग छूट जाएगा। फिर रिसिप्ट फ्रॉम लेक्चर तो किधर आएगा डेबिट साइड, रिम्यूनरेशन ऑफ एसिंग आंसर बुक रिसीव्ड किधर आएगा डेबिट रिसीव, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड किधर आ जाएगा रिसिप्ट, हॉनोरेरियम रिसीव्ड किधर आ जाएगा रिसिप्ट, और ये सारे पेमेंट के हैं तो ये पेमेंट साइड जाएगा, सैलरी, रिपेयर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कार एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस, पेमेंट आउटस्टैंडिंग फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, पेमेंट तो किया ही है तो पेमेंट में आ जाएगा, और अंतर्राशि क्या होगी बाई बैलेंस सीडी। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हुआ कंप्लीट। ओके, आज के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन करवा दिए, थ्योरी करवा दी, बात आज का इतना ही। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो यहां तक। नहीं, नॉमिनल अकाउंट तो होता है, देखो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक तो पर्सनल में जिसमें कोई भी आपके नाम आ गए, ट्रस्ट के नाम आ गए, ये सारे। एक होता है रियल यानी जो है वास्तव में, जिसको छुआ जा सकता है, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीन, ये सारे जिसे एसेट्स वो बोलते हैं। और नॉमिनल में आते हैं आपके एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, खर्चे जितने भी होते हैं ना एक्सपेंसेस, वो सब नॉमिनल होते हैं। जितनी भी इनकम होती है वो क्या होती है नॉमिनल। अब एक प्रकार से बोला जाए सैलरी दी, तो कैश तो आप छू सकते हो, लेकिन सैलरी क्या है एक एक्सपेंसेस है। नॉमिनल में कौन सा रूल लगता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम आर क्रेडिटेड, बस वो नॉमिनल। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, गोल्डन रूल में थे ना, नॉमिनल अलग, रियल अलग। रियल यानी किसी थिंग्स को लेके, वस्तु को लेके,